नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज है ना, हम किन्हीं भी 2 रोज़ को बदल सकते हैं। जो मैं ये रोज़ के लिए बता रहा हूँ वही कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी केवल हम रो लिख रहे हैं, लेकिन वही की वही चीज़ें कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम किसी भी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, तो हम हमारी जो फर्स्ट रो है R1 को, इसको डिनोट कैसे करते हैं? R1 हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब R1 को हमने R2 से इंटरचेंज कर दिया और R2 को हमने R1 से इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरीके से उसको हम डिनोट करते हैं ना। यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स में हमारी जो फर्स्ट जो रो है उसको हमने किससे इंटरचेंज कर दिया? सेकेंड रो से हमने इंटरचेंज कर दिया, और सेकेंड रो को हमने फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दिया। यानी कि हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? DEFABC एंड GHI। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज या फिर कॉलम्स, है ना। कॉलम्स को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। रोज के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम किसी भी रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। या तो R1 को हम R3 से भी इंटरचेंज कर सकते हैं, R3 को हम R1 से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल है हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमारे रैंक की हमारे मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती है ना। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमारे मैट्रिक्स की रैंक में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। इसलिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके हमारे मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम केवल मैट्रिक्स को देख के ही उसकी रैंक बता सकते हैं। हमें ये सब कुछ इतना निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं तो ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज या फिर इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम्स, है ना। हम अपनी रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम अपने कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए, सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ कांस्टेंट नंबर, है ना। हम किसी भी रो को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो बाय कांस्टेंट के, है ना। के से हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे उसकी रैंक में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए, उसको डिनोट हम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि R2 है मेरे पास में, जो भी R2 है, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है। तो इसमें जो मेरी सेकेंड रो है उसको मैं किससे K टाइम्स ऑफ R2 भी कर सकता हूँ, यानी कि किसी भी कांस्टेंट से उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। तो A इज इक्वल टू, हम अगर सेकेंड हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो हम जो हमारी सेकेंड रो है उसमें सभी से हम K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी ABC। सेकेंड रो में हम क्या करेंगे? K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्मॉल d इंटू K, स्मॉल e इंटू K, स्मॉल f इंटू K एंड GHI। तो हमारा सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हम किसी भी रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। K की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
या तो किसी भी कॉलम को हम, जो रो के लिए है वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी भी एक कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी रैंक में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए थर्ड हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम थर्ड जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, तो हम उसकी किसी भी रो, जो मैं रो के लिए बता रहा हूँ वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है ना। मैं यहाँ पे एक्चुअली नहीं लिख रहा हूँ रो या कॉलम, क्योंकि कोई लोग क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रो में कि कॉलम में कि वो, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। जो रो के लिए बता रहा हूँ वो हम कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा थर्ड हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक हमारे पास में मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम कोई सी भी हमारी रो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको हम हमारी रो में, कोई सी भी रो में उसको हम ऐड कर सकते हैं। हमारी कोई सी भी रो, जो भी हमारी एक रो है, कोई सी भी रो में हमारा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसको हम हमारी ओरिजिनल वाली रो में ऐड कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैं इस थर्ड वाली रो में कोई से भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो थर्ड वाली रो में मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया R3, यानी कि थर्ड वाली रो में मैंने एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं किस में ऐड कर सकता हूँ, R1 में इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चाहूँ तो R1 में ऐड कर सकता हूँ, यानी कि मैं R1 को मैंने किस से चेंज कर दिया, R1 को मैंने R1 प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ R3 में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। R1 को मैंने फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, R1 प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ R3। ये है हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, A इज इक्वल टू R1 को हमने R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R3 में लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल a प्लस K टाइम्स ऑफ R3, K टाइम्स ऑफ G, यानी कि G इंटू स्मॉल k। सेकेंड टर्म हो जाएगा स्मॉल b प्लस का K टाइम्स ऑफ R3, K टाइम्स ऑफ H, यानी कि स्मॉल h इंटू k। एंड थर्ड टर्म इज द स्मॉल c प्लस का K टाइम्स ऑफ R3, तो K टाइम्स ऑफ I इंटू k, ठीक है। एंड बाकी दो रोज एज इट इज आ जाएगी D E F G H एंड I। तो ये हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कि किसी भी हम रो को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उस रो में ऐड करके हम उसी रो को लिख सकते हैं। ये है हमारा थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हैं हमारे 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। हम रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड क्या है कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम किसी और रो में ऐड कर सकते हैं उसको। तो R1 को हम क्या कर सकते हैं, कोई सी भी और रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसी रो में हम ऐड कर सकते हैं। ये है हमारे 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये रो के लिए है, सेम यही हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि कॉलम 1 को मैं कॉलम 2 से इंटरचेंज कर सकता हूँ, कॉलम 2 को मैं K टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर सकता हूँ, कॉलम 1 को मैं कॉलम 1 प्लस का K टाइम्स ऑफ कॉलम 3 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही यूज़फुल हैं। यहीं पे एक टर्म और आता है इसमें, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या टर्म आता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू A B C D E F G H I, ये एक हमारे पास में मैट्रिक्स है। अगर हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके जो भी कोई दूसरे मैट्रिक्स बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि ये सारे मैट्रिक्स क्या हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। उसको डिनोट किस साइन से करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। ठीक है तो यूनिट मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। ये है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर का है? ये थर्ड ऑर्डर का है, इसलिए इसको हम I3 से डिनोट करते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर का। अगर फोर्थ ऑर्डर का होगा तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा, एक और 0, एक और 0 और नीचे एक 1 और यहाँ पे भी 0 0 0। तो ये हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं यदि हम यूनिट मैट्रिक्स में कुछ भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद में जो भी हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर से बताता हूँ, एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर हम यूनिट मैट्रिक्स में हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करने के बाद में जो भी हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है चलिए तो एक मैंने ये मेरा यूनिट मैट्रिक्स ले लिया, इसमें मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर ले रहा हूँ। तो पहला मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर ले रहा हूँ कि R2 को मैं इंटरचेंज कर ले रहा हूँ, किससे? R3 से इंटरचेंज कर ले रहा हूँ। चलिए तो मैं कर लेता हूँ 1 0 0, R2 को R3 से इंटरचेंज कर ले रहा हूँ तो 0 0 1 एंड 0 1 0। ठीक है चलिए एक और मैं कुछ इसमें यूज़ कर लेता हूँ। R2 को मैं क्या कर ले रहा हूँ? R2 को कर ले रहा हूँ R2 प्लस K टाइम्स ऑफ R3। चलिए कर लेता हूँ मैं इसको। तो 1 0 0 फर्स्ट रो तो एज इट इज़ आ गई। सेकेंड रो को मैं क्या कर रहा हूँ? सेकेंड रो प्लस K टाइम्स ऑफ R3। तो 0 प्लस K टाइम्स ऑफ 0 तो क्या आ जाएगा? 0 0 प्लस K टाइम्स ऑफ 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? K एंड 1 प्लस K टाइम्स ऑफ 0 तो क्या आ जाएगा? 1 एंड R3 तो एज इट इज़ है 0 1 0। ठीक है तो ये मेरे पास में जो मैट्रिक्स बना ये क्या बन गया? ये जो मैट्रिक्स मेरे पास में बना इसको मैं बोलूँगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मैंने यूनिट मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करके ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है इसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। या तो ये भी क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही कहलाएगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है चलिए एक कोई सा भी मैट्रिक्स है तो वो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इक्लोन फॉर्म में है या नहीं? तो उसकी 3 कंडीशंस है। ठीक है तो पहली क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि उसके जो भी नॉन ज़ीरो नंबर है उसके नीचे ज़ीरो नंबर होना चाहिए। जो भी रो का नॉन ज़ीरो नंबर है उसके नीचे ज़ीरो नंबर होना चाहिए। रो का ये नॉन ज़ीरो नंबर है उसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए। रो का ये नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसके नीचे भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी हमारी रो का पहला जो भी नॉन ज़ीरो नंबर है, पहला जो भी नॉन ज़ीरो नंबर है यानी कि ये पहला ये है हमारा नॉन ज़ीरो नंबर, तो इसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए, है ना। इसमें पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये है तो इसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए। इस वाली रो में पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये है तो इसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है ये हो गई हमारी पहली कंडीशन इक्लोन फॉर्म में होने की। क्या कि जो भी हमारा रो का जो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है उसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए। चलिए अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है हमारी कि इस वाली रो में जितने भी ज़ीरो हैं उसके नीचे वाली रो में हमेशा इससे ज़्यादा ज़ीरो होना चाहिए। जैसे कि इस वाली रो में कितने ज़ीरो हैं? कोई भी ज़ीरो नहीं है तो इस वाली रो में इससे ज़्यादा यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा कितना? एक कम से कम होना चाहिए। तो इस वाली रो में एक है
अब इस वाली रो में एक ज़ीरो है, तो इसके नीचे वाली रो में एक से ज़्यादा जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इसके नीचे वाली रो में एक से ज़्यादा कितने, 2 ज़ीरो हैं। अब ये वाली रो के नीचे ये हमारी लास्ट वाली रो, तो इस वाली रो में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो इस वाली रो में, इसके नीचे वाली रो में 2 से ज़्यादा ज़ीरो होना चाहिए। इसमें कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, यानी कि ये 2 से ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारी, कि जो भी हमारा नॉन ज़ीरो नंबर है उसके नीचे ज़ीरो नंबर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, कि जो भी हमारी रो है उसकी ऊपर वाली रो में जितने भी ज़ीरो हैं उससे ज़्यादा ज़ीरो उस वाली रो में होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि जो भी हमारी रो का जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है वो 1 होना चाहिए। जो भी रो का हमारा फर्स्ट टर्म है वो 1 होना चाहिए। तो इसमें देख लो, ये भी 1 है, इस वाली का फर्स्ट टर्म ये भी 1 है, इस वाली का फर्स्ट टर्म ये भी 1 है, और इस वाली में है ही नहीं कोई सा भी टर्म, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है इक्लोन फॉर्म में। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हमारा मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है। क्या क्या है, फिर से देख लेते हैं 3 कंडीशन। पहली कंडीशन है कि जो भी हमारा नॉन ज़ीरो नंबर है उसके नीचे क्या होना चाहिए, ज़ीरो नंबर होना चाहिए, उसके नीचे ज़ीरो नंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारी कि जो भी हमारी रो के ज़ीरो हैं वो ऊपर वाली रो के ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऊपर वाली रो से ज़्यादा होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन इज़ द फर्स्ट रो का जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये है हमारा इक्लोन फॉर्म में। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इक्लोन फॉर्म में है, ठीक है। ये तो हो गया खैर इक्लोन फॉर्म में, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है रैंक निकालने में। अगर हमारा कोई सा भी मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है, तो इसकी रैंक हो जाएगी, इसकी रैंक में डायरेक्टली बोल सकता हूँ, अगर हमारा कोई सा भी मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है तो उसकी रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, ठीक है। तो अगर मैं कोई सा भी मैट्रिक्स है अगर वो इक्लोन फॉर्म में है तो उसकी रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये इक्लोन फॉर्म में है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। तो इसमें नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, ये एक नॉन ज़ीरो रो है, दूसरी नॉन ज़ीरो रो है, तीसरी नॉन ज़ीरो रो है, एंड ये तो ज़ीरो रो है, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितनी हो गई, 1 2 3। तो इसकी रैंक किसके बराबर हो गई, इसकी रैंक में डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसकी रैंक 3 के बराबर है, ठीक है। तो इसका हम इक्लोन फॉर्म का यूज़ करके हम डायरेक्ट किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। अगर हमारा कोई सा भी मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में नहीं है तो उसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। ये है यूज़ हमारे इक्लोन फॉर्म का। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को हम अगर इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, हम किसी भी मैट्रिक्स को यदि इन वाले फॉर्म्स में हम कन्वर्ट कर ले तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझने वाली चीज़ है कि आई आर क्या है। तो आई आर क्या है, आई आर है यूनिट मैट्रिक्स। आई आर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमने देख चुके हैं क्या होता है। तो आई आर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर आर। इसका ऑर्डर कितना है, आर है, ऑफ ऑर्डर आर। तो आई आर क्या है, आई आर है हमारा यूनिट मैट्रिक्स जिसका की ऑर्डर कितना है, आर है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी देखा था I3 क्या था, I3 क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये क्या है, हमारा थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यदि हम किसी मैट्रिक्स को इन फॉर्म्स में अगर हम डिनोट कर सकते हैं तो वो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, अब इसका भी यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके इन
इन फॉर्म्स में अगर हम कन्वर्ट कर ले हमारे मैट्रिक्स को, इन सारे फॉर्म्स में अगर हम कन्वर्ट कर ले तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स की रैंक इस R के बराबर रहेगी। जो भी हमारी ये यहाँ पे जो भी R की वैल्यू रहेगी, यानी कि जो भी ऑर्डर रहेगा इस वाले यूनिट मैट्रिक्स का, वही हमारे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी रैंक रहेगी। ठीक है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम नॉर्मल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर जो भी हमारे पास में रैंक रहेगी इस वाले यूनिट मैट्रिक्स का, जो भी ऑर्डर रहेगा वही क्या हो जाएगा? हमारे मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स आपकी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और कोशिश करना लास्ट जो यूनिट थी, थर्ड यूनिट, उसमें मैंने एक बात डिस्कस करी थी कि हमें एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जो कि हमारे गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो सके। तो ये हमारी जो मैट्रिसेस ऐसी यूनिट है जिससे कि हमारे 5 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, और ये हमारे गिवन टाइम फ्रेम में बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। इसलिए हमें इस मैट्रिसेस को बहुत ही अच्छे से इस वाली यूनिट को पढ़ना है, ताकि कि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम ला सकें।